हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्टेक एकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इंग्लिश के तमाम एमसीक्यूज़ की, जो कि तकरीबन हर टेस्ट में आपसे पूछे जाते हैं। इंग्लिश के इस सेक्शन में हम प्रीपोजिशंस को डिफ़ाइन करेंगे, वो एमसीक्यूज़ जिसमें प्रीपोजिशंस का जिक्र किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, माई रूम माई रूम इज इन्फेस्टेड डैश इंसेक्ट्स। इसकी मीनिंग है मेरा कमरा कीड़ों से भरा हुआ है। अब इन्फेस्टेड वर्ड जो है उसकी मीनिंग होती है कि किसी चीज़ का भरा होना, मतलब किसी चीज़ का अटैक होना। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं तो उनका पूरे कमरे में किसी लोकेशन पे अटैक होना, तो इसके साथ कौन सा सुइटेबल प्रीपोजिशन फिट होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विद। इसकी एक्सप्लेनेशन यूँ है कि इंसेक्ट्स या वर्म्स या कोई भी न्यूजेंस में इन्फेस्ट समथिंग, कोई ऐसी चीज़ें जो किसी परेशानी का सबब बने, तो उनके साथ हम हमेशा विद लगाते हैं। जैसे द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फेस्टेशन, मतलब कोई प्लेस है, कोई पर्सन है या कोई एनिमल है, तो उनके साथ मोस्ट प्रोबेबली इन्फेस्टेड के साथ विद लगाते हैं। ओकेशनली बाय भी यूज़ होता है, लेकिन जो नुकसानदाह के परेशानी का बायस बने, तो उसके साथ वो लोकेशन या किसी जगह पे, या जैसे इस एग्जांपल में एक रूम है, रूम कोई एक प्लेस को शो कर रहा है, तो वो एक किसी परेशानी का सबब बन रही है, इन्फेस्टेड विद इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इसके साथ हमारा विद ही काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन्स फ्लू इन फॉर्मेशन द फील्ड। हवाई जहाज खेतों के ऊपर उड़ गए। अब इसमें सूटेबल ऑप्शन कौन सा है इनमें से? इसका ऑप्शन करेक्ट जो है वो है ऑप्शन डी, ओवर। इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि कैसे हमें पता चले कि यहाँ पे ऑन भी लग सकता है, ओवर लगेगा या अबव लगेगा। तो अगर आपको मज़ीद इनकी डिटेल्स चाहिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं इन चीज़ों पे, जो कि क्लियरली आपको डिफ़ाइन करेंगे कि प्रीपोजिशंस कौन सी कहाँ पे सूटेबल फिट होती है, और विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो मैंने कम्प्लीटली अलग से वीडियोस बनाई हैं प्रीपोजिशंस के यूजेज और कौन से प्रीपोजिशंस कहाँ पे लग सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वॉच माय दैट वीडियो ऑन प्रीपोजिशंस डिटेल। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है कि ऑन कब लगता है हमारा, जब के ऑन तभी यूज़ हम करते हैं। दिस प्रीपोजिशन टिपिकली इंडिकेट्स दैट ओनली वन ऑब्जेक्ट इज फिजिकली टचिंग और इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अनदर। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच में होता है, मीन डायरेक्ट टच में होता है। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, अब बुक एक टेबल पे पड़ा है तो मीन्स वो टेबल के साथ टच है। इसी तरीके से ओवर, ओवर कहाँ पे लगता है? कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे जो कि मतलब डायरेक्टली अबव हो लेकिन विदाउट टचिंग। ज़रूरी नहीं है कि वो टच हो। जैसे हमारा जहाज़ ऊपर खेतों के साथ, मतलब खेतों के ऊपर उड़ गया, या कोई परिंदा है दरख्त के ऊपर से उड़ता है, तो उसके साथ हम हमेशा अवर लगता है। इसको कुछ यूं भी हम डिनोट कर सकते हैं कि विच कवर्स ऑल थिंग्स, मतलब कि पूरी तरीके से नीचे वाले ऑब्जेक्ट को कवर कर ले। इसी एग्जांपल को देखते हैं कि हवाई जहाज खेतों के ऊपर उड़ गए, मीन्स के नीचे फॉर्मेशन ऑफ द खेत बन रहे हैं, खेतों के ऊपर से उड़ गया, मीन पूरे खेतों को कवर करके गुजर गया। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। यहाँ पे ओवर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो एक तो टच भी नहीं है, इसका एक सेंस ये होता है कि ये वो टचिंग भी ना हो, और दूसरे सेंस में कि पूरे ट्री को कवर कर रहा है। तो इसके और भी एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, और शी प्लेस्ड अ ब्लैंकेट ओवर द काउच, मीन्स के पूरे काउच को कवर कर देना। इसी तरीके से अबव की एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि अबव कहाँ पे यूज़ होता है। अबव जनरली मीन्स एट अ हायर पोजीशन इन
relation to something else without the necessity of physical contact or covering. मीन्स के अबव हमारा उसी हायर पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस वक्त हमारा ओवर यूज़ होगा विदाउट एनी कांटेक्ट और कवरिंग, भले वो कवर पूरे उसी नीचे वाले ऑब्जेक्ट को कवर करे या ना करे। जैसे ओवर हम यूज़ कर रहे थे तो ओवर में क्या था, हमारा पूरा नीचे वाले सराउंडिंग को कवर कर रहा था। तो अबव में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा वो कवर करे और फिज़िकली उसका कांटेक्ट भी ना हो। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, द मून इज़ अबव द हॉरिजॉन। या दूसरा एग्जांपल हम ले लें कि द क्लॉक इज़ अबव द शेल्फ। एक शेल्फ है, उसके ऊपर क्लॉक दीवार पे लगा हुआ है तो उसको हम अबव बोलेंगे कि अबव द शेल्फ। ठीक है, तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कैन यू रिपेयर डैश कंप्यूटर इन अलीज ऑफिस, इट्स नॉट वर्किंग। क्या आप अली के दफ्तर में कंप्यूटर ठीक कर सकते हैं, ये काम नहीं कर रहा। कैन यू रिपेयर, यहाँ पे डैश है तो डैश की जगह क्या ए आएगा, दी आएगा, एन आएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दी। ठीक है, द एक आर्टिकल है जो कि किसी भी प्रॉपर नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या है कि द कंप्यूटर इन अलीज ऑफिस, मीन अलीज ऑफिस एक प्रॉपर नाउन को शो कर रहा है। इट इज़ क्लियर द सिचुएशन। ठीक है, ये एक सिचुएशन को क्लियर कर रहा है, प्रॉपरली बताया गया है कि अलीज की ऑफिस में, इसलिए हम कंप्यूटर के साथ डेफिनेट आर्टिकल जिसको दी वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द शॉपकीपर सेल्स स्वीट्स मेड डैश प्योर मिल्क। दुकानदार खालिस दूध से बनी मिठाइयाँ बेचता है। अब मेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन सुइटेबल होगा। ऑफ, मेड ऑफ लगेगा यहाँ पे, बाय, मेड विथ, मेड फ्रॉम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेड फ्रॉम। कैसे, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है कि मेड फ्रॉम इज़ यूज टू रेफर टू हाउ समथिंग इज़ मैन्युफैक्चर्ड। कोई चीज़ किसी भी चीज़ों को मिला के कैसे बन रही है। जैसे ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड एंड स्ट्रॉ। जो ईंटें होती हैं वो किसी के मतलब के मिट्टी, रेत और घास फूस के मिक्सचर से बनती है। मतलब कि मेड फ्रॉम हाउ, किस तरीके से बनी है, तो वहाँ पे हम मेड फ्रॉम लगाएंगे। जो एक जो नई प्रोडक्ट हमें मिल रही है ब्रिक्स, उसकी पोजीशन मतलब कि वो वापस रिवर्स ऑर्डर में वापस सेम ओरिजिनल मटेरियल्स में कन्वर्ट ना हो पाए तो वहाँ पे हम मेड फ्रॉम लगाएंगे। इसी तरीके से मेड ऑफ कहाँ पे यूज़ होता है। मेड ऑफ इज़ यूज टू रिफर टू द मटीरियल with which something is manufactured, with which something is manufactured। इसका एग्जांपल है द मोस्ट डेलिकेटेड ट्री ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ ग्लास। तमाम जेवरात के जो दरख्त बने हुए थे, मतलब कि बने हुए होते हैं कि ग्लास के बने होते हैं, मतलब कि नाजुक जो होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं। अब जहाँ ये जो यहाँ पे मेड ऑफ ग्लास लगा है, मीन्स कि ग्लास से बने होते हैं, तो इनका ये मिक्सचर नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऑफ लगाएंगे। इसी तरीके से मेड विद रिफर्स टू द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक फूड एंड ड्रिंक्स। मेड विथ कहाँ पे हम यूज़ करें, जैसे कोई फूड या कोई ड्रिंक्स हम मिक्सचर मिला के हम मतलब कि बनाते हैं तो वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स के साथ हम विद यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल है यहाँ पे, दिस वेगन चॉकलेट केक इज़ मेड विद चिक पीज एंड बीट्स, इट्स डिलीशियस। मीन के जो चीज़ों का मिक्सचर है, किसी भी इंग्रेडिएंट किसी फूड या किसी ड्रिंक्स में जब इस्तेमाल होती है तो मेड के साथ हम विद काउंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस चेयर इज़ मेड डैश वुड। अब इसकी एक्सप्लेनेशन सेम प्रीवियस जैसे एग्जांपल में दे के आया हूँ, तो यहाँ पे देखें चेयर इज़ मेड, यहाँ पे आएगा ऑप्शन ऑफ, क्योंकि चेयर एक खुद लकड़ी की बनी है और उसकी मतलब कि प्रोडक्ट भी लकड़ी की है और उसका मटेरियल खुद लकड़ी से बना है, तो यहाँ पे हम ऑफ लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आई एम ग्लैड डैश योर सक्सेस, मैं आपकी कामयाबी पर खुश हूँ। तो यहाँ पर ग्लैड के साथ क्या लगेगा, का ऑप्शन करेक्ट जो है वो है फॉर, ग्लैड के साथ फॉर लगता है। वी सफ़र डैश योर नेगलेक्ट, हम आपकी गिफलत का शिकार हुए। तो सफ़र्ड मीन्स किसी भी चीज़ का से मुतासर होने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम। सफ़र्ड हमेशा फ्रॉम लेता है जब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का मुतासर होना। द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज, पुल के नीचे से दरिया बहता है। अब इस सेंटेंस को हम देखें, द रिवर फ्लोज, ब्रिज के हमेशा रिवर क्या होता है, नीचे से ही बहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, अंडर। अंडर अंडर मीन्स नीचे से गुजरना, किसी भी चीज़ का नीचे से गुजरने को हम अंडर यूज़ करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ वर्किंग डैश मिड नाइट, वो आधी रात से काम कर रही है। अब यहाँ पर कौन सा जो कि सुइटेबल प्रीपोजिशन यूज होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिंस। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लें कि द वर्ड फॉर हमारा कहाँ पे यूज होता है। द वर्ड फॉर इज यूज टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। किसी भी सेंटेंस में अगर हमारे पास कोई टाइम का जिक्र किया, पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन शो की हो, तो वहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे। और द जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सिंस है, द वर्ड सिंस इज यूज टू रेफर टू अ टाइम एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। मीन्स कि मिडनाइट से उसने काम शुरू तो किया था लेकिन स्टिल कंटिन्यू है, कोई भी इसका एंड टाइम नहीं दिया गया है। स्टार्ट टाइम तो बताया गया मिड टाइम, मिड नाइट, लेकिन एंड का उसका टाइम नहीं है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेंस का यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन। ठीक है, तो सिंस और फार का डिफरेंस आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फिर हम वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर हमारा स्टार्ट ऑफ द पोजीशन, टाइम की पोजीशन हो लेकिन स्टिल वो पास्ट में स्टार्ट तो हो चुका है और कंटिन्यू चलता रहता है काम, तो वहाँ पर हम सिंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड इज़ बैड डैश मैथ्स, मेरा दोस्त रियाजी में ख़राब है या कमज़ोर है। अब कुछ हमारे पास नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके साथ पर्टिकुलर एक ही प्रीपोजिशन यूज होता है। जैसे माई फ्रेंड इज़ बैड एट मैथ्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एट। एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं, देयर आर सम नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स दैट आर ऑलवेज फॉलोड बाय सर्टेन प्रीपोजिशन। जैसे गुड, बैड, ये कुछ हमारे पास नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हमेशा कुछ सर्टेन प्रीपोजिशंस हम यूज़ करते हैं। गुड इज एन एडजेक्टिव एंड इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन एट। गुड एक एडजेक्टिव है जिसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन कौन सा लगता है, एट लगता है। So the correct way to say is he is good at English. He is good at swimming. He is good at painting. Means on either good or bad at something, किसी चीज़ पे good, bad ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिसके साथ हमेशा हम एड का यूज़ करते हैं।